गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार सिंह करियर लॉन्च के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ओके, तो आज की सुबह फिर हम लोग एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज भी हम लोग हिस्ट्री के ही एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा बंगाल का विभाजन। ओके, हमारा आज का टॉपिक रहेगा बंगाल का विभाजन। ओके दोस्तों, अर्थात सेपरेशन ऑफ बंगाल। ओके दोस्तों, आइए, चूंकि आप लोग बंगाल विभाजन को बहुत बार पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, तो इसमें किसी भी प्रकार के संदेह करने वाली बात नहीं है। आप लोगों को इससे जुड़ी समस्त जानकारियां दी जाएगी। ओके, अर्थात जीरो लेवल से आप लोग का लेवल जो कुछ भी हो पीसीएस लेवल तक आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो वीडियो यहाँ पे बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए, उसमें समस्त जानकारियों को इकट्ठा करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इसके संबंध में बच्चों के कुछ कमेंट भी आ रहा है कि सर आपका वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, उसे सर्च करके पढ़ाएं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि अभी हम लोगों का बैच शुरू नहीं हुआ है। हमारे करियर लॉन्च के इस प्लेटफॉर्म पे 14 सितंबर 2020 से बैच शुरू किया जाएगा। ओके, तो उस समय जिस कोर्स के लिए आप लोग इनरोल होंगे हमारे साइट पे, ओके, तो उस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को टेंशन करने वाली अभी कोई बात ही नहीं है। तो अभी हम लोग डेमो के तौर पे आप लोगों को वीडियो दे रहे हैं। ओके, तो इसमें आप लोगों का लेवल चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हम लोगों द्वारा प्रयास यही है कि उसको जीरो लेवल से लेकर के पीसीएस लेवल तक बताया जाए। ओके, तो चलिए, इन सभी बातों पे समय ज़्यादा नष्ट किए बगैर ही आज हम लोग अपने टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं तो ये स्पष्ट ही हो गया होगा कि मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को बंगाल का सेपरेशन। ठीक है, मगर उससे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बंगाल का विभाजन के पहले बंगाल के अंतर्गत कौन कौन से प्रांत शामिल थे और किन किन प्रांतों को इससे अलग करके और कितने भागों में इसे विभाजित किया गया। ओके, तो हम लोग इसके टोटली बातों को जानने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ी सी घटना देख लेते हैं बंगाल के विभाजन के पूर्व। ओके दोस्तों, ताकि हम लोग को संपूर्ण बातें स्पष्ट हो जाए। ठीक है, यहां पे देखिए, जब बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था तो बंगाल के अंतर्गत देखिए कौन कौन से प्रांत शामिल थे। पहला तो बंगाल का क्षेत्र, दूसरा था बिहार का क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, तीसरा था उड़ीसा का क्षेत्र, और चौथा था छोटा नागपुर का क्षेत्र। आजकल जो हमारा झारखंड राज्य है वह भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। ओके दोस्तों, और असम। तो यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर और असम क्षेत्रों को मिलाकर ही बंगाल प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ था। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर बंगाल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी और इन प्रांतों में से किन किन प्रांतों को अलग करके बंगाल का विभाजन किया गया। ओके, तो मैंने आप लोगों को इसके पहले के एक वीडियो में बताया होगा कि 1857 ईस्वी की क्रांति जो हुई थी हमारे देश में, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जाना जाता है, उसी समय से हमारे देश के हिंदू और मुस्लिम भाइयों में बहुत ही मजबूत एकता स्थापित हो गई थी। ठीक है, पहले जो मुसलमान हिंदू भाइयों से लड़ा करते थे या जो हिंदू भाई मुस्लिम भाइयों से लड़ा करते थे आपसी मतभेद को लेकर के, अब उनके बीच की ये खाई समाप्त हो गई थी और दोनों एकता के मजबूत बंधन में बंध चुके थे। ओके, यहां तक कि बंगाल के जो मुसलमान भाई बंगाली हिंदू ब्राह्मण जो थे उनसे घृणा करते थे, क्योंकि बंगाली हिंदू ब्राह्मण जो थे वे मछली का भक्षण करते थे, जबकि इससे मुस्लिम घृणा करते थे। ठीक है, तो इसके कारण उन लोगों में मतभेद हुआ करता था, परंतु धीरे धीरे उन लोगों को समझ में आ गया था कि हमारे जो विभेद है, यानी हम जिस आधार पे अपने आप में विभेद करते हैं, इसका गलत फायदा अंग्रेजों द्वारा उठाने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, जैसे ही ये बातें समझ में आई उन लोगों को, सभी अपनी एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया और भले ही आपसी छोटी छोटी मतभेदें होती थी उनके अंदर, लेकिन जब बाहरी लोगों से संघर्ष की बातें आती थी तो वहां पे वे दोनों
भरपूर एकता के साथ प्रकट होते थे। ठीक है, मगर इन बातों से अंग्रेज बहुत ही हतोत्साहित थे। वे चाहते थे कि किसी भी तरह करके उनके बीच फूट डाला जाए और उनके बीच की एकता को कमजोर करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि जब तक उनके बीच ऐसे ही एकता बनी रहेगी, हम लोगों द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति कामयाब नहीं होगी और हम लोग ब्रिटिश शासन की संपूर्ण नीतियों को वहां क्रियान्वित करने में सक्षम भी नहीं हो पाएंगे। ओके, तो यही कारण था कि अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मन बना लिया। ओके, तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है। एक बात मैं आप लोगों को यहां और भी बता दूं कि अंग्रेज भी ये नहीं चाहते थे कि बंगाल का आकस्मिक विभाजन किया जाए, क्योंकि यदि किसी भी क्षेत्र का आकस्मिक विभाजन होता है तो वहां विद्रोह की एक आग फैल जाएगी और उस आग में वे ब्रिटिश साम्राज्य भी समझते थे कि हमारा साम्राज्य दफन हो जाएगा। ओके, तो वे चाहते थे कि एक क्रमिक घटना के रूप में धीरे धीरे बंगाल को विभाजित किया जाए। ओके, ताकि बंगाल वासियों को यह समझ में ही ना आए कि हमारा बंगाल कैसे विभाजित हो गया। ठीक है, तो देखते हैं कि वह क्रमिक विभाजन किस प्रकार से होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल विभाजन के इसी क्रमिक घटना के ही रूप में 1874 ईस्वी में, ठीक है, असम को बंगाल से अलग कर चीफ कमिश्नर स्तर का प्रांत बना दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे कितनी बड़ी रणनीति, कितनी बड़ी चाल चली जाती है ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा कि 1874 ईस्वी में बिना किसी पूर्व घोषणा के असम को बंगाल प्रांत से अलग करके, ठीक है, यही असम बंगाल प्रांत से अलग करके उसे चीफ कमिश्नर स्तर, यानी जो उच्चायुक्त का पद बनाया गया था भारतीय सचिव की सहायता के लिए, जिसका मुख्यालय लंदन में स्थापित किया गया था, उसी चीफ कमिश्नर के लेवल का एक प्रांत बना दिया गया असम को। ठीक है, उस समय हमारे बंगाल वासियों के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी, ठीक है, जिसके तहत या ऐसा कोई भी कारण नहीं नजर आ रहा था जिससे यह समझ सके कि यह हमारे बंगाल की विभाजन की प्रथम घटना है। ठीक है दोस्तों, और असम को क्या किया गया, मैं यहां पे थोड़ा मिटाकर लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे तो हम लोगों ने देख लिया कि बंगाल के विभाजन से पूर्व बंगाल के अंतर्गत कौन कौन से प्रांत आते थे। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यह भी देखा कि 1874 ईस्वी में असम को बंगाल से अलग कर दिया गया। ओके, अब यहां पे देखिए क्या होता है। अब देखिए यहां पे आप लोगों को दो प्रांत नजर आ रही होगी, एक बंगाल और दूसरा असम। ओके, अब अंग्रेजों का यह प्रयास रहा था कि बंगाल से जो असम प्रांत को अलग किया गया है प्रशासनिक सुविधा का हवाला देते हुए, तो इसी असम प्रांत में धीरे धीरे बंगाल से कुछ प्रांतों को अलग करके शामिल कर दिया जाए। ठीक है, यानी बंगाल से कुछ जो छोटे छोटे प्रांत है जिसके महत्व को बंगाल वासी नहीं समझ पा रहे हैं, उसको वहां से प्रशासनिक सुविधा का ही हवाला देते हुए अलग किया जाए और उसे ला करके असम प्रांत में जोड़ दिया जाए। देखिए यह कितनी बड़ी कूटनीतिक चाल थी अंग्रेजों की। इससे बंगाल वासियों को यह समझ में भी नहीं आ पाएगा कि हमारे बंगाल का विभाजन हो रहा है और धीरे धीरे असम के रूप में एक विभाजित बंगाल का निर्माण हो जाएगा। ओके, यहां पे आप लोग थोड़ी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को ये पूरी बातें समझ आ जाएगी। अब देखिए क्या चाल चली जाती है ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा। बंगाल का ही एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था सिलहट, ठीक है, जिसे कुछ ही दिनों बाद ला करके असम में जोड़ दिया गया। ओके, अब देखिए यहां पर भी बंगाल वासियों ने
कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, इस सफलता से ब्रिटिशर्स जो थे हमारे भारत में, उनमें बहुत ही उत्साह का संचार हो रहा था। ठीक है, उन्होंने इस दिशा में पुनः एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया और 1892 ईस्वी में चटगांव, ठीक है, और लुसाई की पहाड़िया क्षेत्र, ठीक है, यानी लुसाई की जो पहाड़ी क्षेत्र थी उसको लुसाई की पहाड़िया, ठीक है, ये जो क्षेत्र थी, इन दोनों को बंगाल से सेपरेट करके और पुनः असम में विलय कर दिया गया। अब देखिए, अंग्रेजों की यह कूटनीतिक चाल अब बंगाल वासियों को पता चल चुकी थी, क्योंकि इतनी आकस्मिक तौर पे अंग्रेजों द्वारा चटगांव और लुसाई की पहाड़िया क्षेत्र को असम में जोड़ा गया। इससे बंगाल वासी समझ चुके थे कि अब जो अंग्रेजों द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, इससे हमारे बंगाल का विभाजन होगा ही। ठीक है, तो और जो चटगांव हुआ करता था वह बंगाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। ठीक है, इसके विभाजन को बंगालवासी सहन नहीं कर सकते। यही कारण है कि बंगालवासियों द्वारा इसका प्रबल विरोध किया गया और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूर होना पड़ा और चटगांव को पुनः असम से अलग करके बंगाल में शामिल कर दिया गया। ठीक है, यानी प्रबल विरोध के कारण चटगांव को पुनः बंगाल में शामिल कर दिया गया, ओके दोस्तों, पहले आप लोग इतनी बातों को नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब देखिए दोस्तों, केवल अंग्रेज ही नहीं, इतनी बातों के बाद आपको भी यह स्पष्ट हो चुका होगा कि बंगाल का विभाजन अब क्रमिक घटना के रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे यह बंगाल वासियों को अब पता चल चुकी थी और वे इसके प्रति बहुत ही जागरूक भी हो चुके थे। ठीक है, वे किसी भी आधार पे या किसी भी संघर्ष के बावजूद इस बंगाल को विभाजित नहीं करना चाहते थे। ओके, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे ही अंग्रेजों ने समझा कि बंगाल वासियों में अपने बंगाल के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो गई है, वे बंगाल विभाजन को सहन नहीं कर पाएंगे और हमारे खिलाफ एक बहुत ही भयानक विद्रोह छेड़ देंगे, तो इससे घबरा करके अंग्रेजों ने सोचा क्यों न इसे जबरदस्ती विभाजित किया जाए। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, मगर यहाँ पे जबरदस्ती विभाजन के साथ साथ उन्होंने बंगाल के जो मुसलमान थे उनका समर्थन भी पाना चाहा, और यही कारण है कि आप लोगों को मैंने पहले भी जो मुस्लिम लीग का वीडियो बनाया था उसमें बताया था आप लोगों को कि उन्हीं मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा यह घोषणा की गई थी, ठीक है, कि आप लोग बंगाल विभाजन में हमारी मदद करें और इसके बदले में मैं भी आप लोग का मदद करूंगा और आप लोगों के लिए एक पृथक राजनीतिक संगठन का निर्माण करूंगा और आगे चल करके आप लोगों की जो पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग है उसे भी स्वीकार कर ली जाएगी। ओके, तो इस आधार पर ढाका के ही नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में अंग्रेजों के अधीन भारतीय मुसलमानों का
बंगाल विभाजन का समर्थन करने के लिए एक वर्ग तैयार हो गया था, ठीक है, और उन लोगों द्वारा बंगाल के सेपरेशन का समर्थन किया जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो वे घटना जो है उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे ही, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बंगाल का विभाजन है इससे संबंधित जो प्रथम प्रस्ताव था, ठीक है, जो प्रथम प्रस्ताव था वह 1901 ईस्वी में ही, 1 ईस्वी में बंगाल के ही उप गवर्नर, बंगाल के उप गवर्नर, बंगाल के उप गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा सर्वप्रथम बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव रखा गया। ओके दोस्तों, यानी जो बंगाल का उप गवर्नर था उस समय सर एंड्रयू फ्रेजर, उसके द्वारा ही सर्वप्रथम बंगाल विभाजन की, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है आगे चल करके 1903 ईस्वी में हमारा जो भारत सचिव था उस समय का, 1903 ईस्वी में भारत सचिव जिसका नाम था रिजले, ठीक है, तो भारत सचिव रिजले द्वारा ढाका, चटगांव और मेमन सिंह क्षेत्र, और मेमन सिंह क्षेत्र, इन तीनों को असम प्रांत में मिलाने की मांग की गई। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखिए क्या होता है। यहां जो दोनों पॉइंट देख रहे हैं आप लोग कि 1901 ईस्वी में बंगाल के उप गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा सर्वप्रथम बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया, और 1903 ईस्वी में भारत सचिव लॉर्ड रिजले के द्वारा ढाका, चटगांव और मेमन सिंह क्षेत्र को बंगाल से सेपरेट कर असम में मिलाने की बात की गई। इसके पीछे इन लोगों ने प्रशासनिक सुविधा का हवाला दिया। ठीक है, इन लोगों ने हम भारतीयों से कहा कि बंगाल जो है यह एक बहुत ही बड़ा प्रांत है, ठीक है, और वहां पे प्रशासनिक गतिविधियों को कार्यान्वित करने में हम सभी को कठिनाई होती है। अतः यदि उन क्षेत्रों को, उन प्रांतों को अलग अलग छोटा छोटा कर दिया जाएगा तो हम लोगों को ऐसी कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी, और इससे आप लोगों को भी फायदा होगा, क्योंकि जहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात आती है तो वहां पे प्रांतों को थोड़ी छोटी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे वहां पे ये अच्छे रूप से लागू हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एंड्रयू फ्रेजर और रिजले द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया और ये मांगे की गई, इसके तुरंत बाद ही, ठीक है, 1903 ईस्वी में ही जो हमारे भारत का तत्कालीन वायसराय था लॉर्ड कर्जन, इसने इन दोनों मांगों को सहर्ष मान्यता प्रदान कर दिया। ठीक है, मान्यता प्रदान कर लिया, अर्थात इनकी बातों को मान लिया। ठीक है दोस्तों, पहले आप लोग इतनी बातों को नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए,
ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि लॉर्ड कर्जन ने एंड्रयू फ्रेजर और लॉर्ड रिजले की बातों को मान्यता प्रदान कर दिया, ठीक है, अर्थात उनकी मांगों को मान लिया। जैसे ही उन लोगों की मांगों को लॉर्ड कर्जन ने मान्यता प्रदान किया, वैसे ही ब्रिटिश संसद में इस पे कानून पारित करने की क्रिया तेजी से फैल गई, ठीक है। और वहां पे यह घटना जो थी एक नया ही मोड़ पकड़ लिया था, और वहां के संसद में बहुत ही इसके कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे, कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे थे, मगर ब्रिटिश साम्राज्य का बस एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह करके बंगाल को विभाजित किया जाए, क्योंकि यहाँ की क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने में हमें बहुत ही मदद सिद्ध होगी, ठीक है। और जो यहाँ के भारतीय मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे से एकता के बंधन में बंधे हुए हैं, उसे भी तोड़ने में हम कामयाब हो सकें, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। इसी को लेकर के ब्रिटिश संसद में बहस छिड़ती है, और अंततः 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की विधिवत घोषणा कर दी जाती है। विधिवत घोषणा कर दी जाती है या कर दी गई, कर दी, अर्थात अब यह तय हो गया कि बंगाल का विभाजन अवश्यम भावी है, ठीक है, इसे रोका नहीं जा सकता, यह होगा ही, ठीक है, क्योंकि इसको लेकर के ब्रिटिश संसद द्वारा कानून पारित कर दिया गया, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने देखा कि 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का विधिवत घोषणा कर दी गई। यह घोषणा जो था वह ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश संसद में भी बहुत सारे मतभेद इस पे उत्पन्न हुए थे, ठीक है। उन्हीं मतभेदों पे एक इतिहास ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रह चुके हैं सांसद के रूप में, ठीक है, और उन्होंने अपनी लेखनी भी प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से उनका कहना है, पहले मैं यहाँ उनका नाम लिख दे रहा हूं, ठीक है। उनका नाम है डोनेल, CJ डोनेल, ठीक है दोस्त। इनका कहना है कि यह जो बंगाल विभाजन से संबंधित कानून था, ठीक है, वह इसके समस्त यानी जो भी इसकी गतिविधियां है उसको तिलांजलि दे करके की गई थी, ठीक है, यानी बंगाल विभाजन प्रस्ताव को मंजूरी ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश संसद द्वारा बंगाल विभाजन प्रस्ताव को मंजूरी ब्रिटिश संसद द्वारा अपनी समस्त मर्यादाओं की तिलांजलि देकर के दी गई थी, देकर प्रदान की गई थी, ओके, की गई थी। यहाँ पे मैंने आप लोगों के समक्ष इस कथन को इसलिए प्रस्तुत किया क्योंकि यह पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें लिखा गया था क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से यह कथन किसका है, ठीक, कथन दिया गया था कि बंगाल विभाजन प्रस्ताव को मंजूरी ब्रिटिश संसद द्वारा अपनी समस्त मर्यादाओं को तिलांजलि देकर प्रदान की गई थी, ठीक है। तो यह जो कथन है वह ब्रिटिश संसद के ही एक सांसद सदस्य CJ डोनेल की है, ठीक है। इन्होंने ही अपनी लेखनी में इस कथन को प्रस्तुत किया गया। इनका कहना है यदि ब्रिटिश संसद के सदस्यों में थोड़ी सी भी मर्यादा होती तो वे ऐसी घिनौनी हरकत को करने के लिए बाज नहीं आते, ठीक है। चलिए दोस्तों, पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं देंगे हम लोग। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहां घबराने वाली कोई बात नहीं है। इससे जुड़ी जितनी भी घटनाएं हैं उसे मैं आप लोगों को बहुत ही विस्तृत ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। जैसे ही ब्रिटिश संसद द्वारा यह घोषणा कर दिया गया कि अब बंगाल विभाजन किया ही जाएगा, ठीक है, तदोपरांत भारत में एक क्रांति की लहर दौड़ गई। ठीक है, बंगालवासी अब किसी भी कीमत पे इसे सहन करने वाले नहीं थे। ठीक है, वे प्रत्येक कीमत के लिए तैयार थे जिसके आधार पर बंगाल विभाजन को रोका जा सके। ठीक है, इसे देखते हुए जो बंगाल के पत्रचार विभाग था, यानी जितने भी बंगाल में पत्रिकाएं संपादित हो रही थी, उनके द्वारा भी बंगाल विभाजन के खिलाफ लेख छापना प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है संजीवनी। यह बंगाली पत्रिका ही था। ठीक है, बंगाली पत्रिका जिसका नाम था संजीवनी, और इसी से जुड़ी एक और पत्रिका था जिसका नाम था हितैषी। ठीक, और इन दोनों पत्रिका के संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है दोस्तों, तो इस संजीवनी और हितैषी पत्रिका के ही संपादक कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा अपनी पत्रिकाओं में सर्वप्रथम विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की योजना रखी गई। ठीक है, यानी इन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की योजना रखी गई। ठीक है, यह योजना जो रखी गई थी कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा, यह बंगाल वासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना साबित हुई। ठीक है, और बंगाल वासियों में जितने भी विद्यार्थीगण थे, ठीक है, उनमें से लगभग 5000 विद्यार्थी, लगभग 5000 विद्यार्थियों ने 7 अगस्त 1905 ईस्वी को, ठीक है, कलकत्ता के, यहां पे लिख दे रहा हूं, कलकत्ता के टाउन हॉल में एकत्रित होकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। ठीक है, संकल्प लिया गया। देखिए यह कितनी महत्वपूर्ण घटना थी। आजकल तो चीन हमारे साथ इतनी दगाबाजी कर रहा है, फिर भी हम लोगों को उसकी वस्तुओं को बहिष्कृत किए जाने में इतने कुछ है। अब भी हम लोग वस्तुओं को लगातार खरीदते जा रहे हैं, मगर उस समय देखिए राष्ट्रीयता की भावना कितनी प्रबल थी कि जैसे ही अंग्रेजों द्वारा हमारे ही प्रांत को विभाजित करने की बात की गई, हमारे विद्यार्थियों में कितनी उग्र भावना थी, हमारे विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की कितनी प्रबल भावना थी कि उन्होंने 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के ही टाउन हॉल में एकत्रित होकर के और बड़ी संख्या में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का संकल्प ले लिया। इसे आप लोग सोच सकते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, इससे जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे जो कि बंगाल में कार्यरत थे, लगभग उनकी कमर ही टूट गई। ठीक है, तो पहले आप लोग इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारे विद्यार्थियों ने तो ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर दिया, ठीक है, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वे चाहती थी कि हथियार के बल पे हम लोगों ने इस भारत पे कब्जा किया है, इस भारत को अपना उपनिवेश बनाया है, तो अपनी मनमानी भी यहाँ हथियार के ही बल पे करेंगे। इस उपनिवेश में जो भी नियम पारित करना होगा उसे हम लोग हथियार के ही बल पे पारित करेंगे। ओके, यानी यह कि यहाँ उपनिवेश वासियों से सहमति लेना वे कभी भी अनिवार्य नहीं समझते थे, ठीक है। यहाँ के लोगों को एक बर्बर जनजाति के रूप में समझते थे और चाहते थे कि हमेशा हम लोग इन पे शासन करते रहे, और यह भी समझते थे कि हम लोग स्पेशली शासन करने के लिए ही बने हैं और भारतीय शासित होने के लिए ही बने हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ब्रिटिश सरकार उन सारी घटनाओं से भी थोड़ी सी भी प्रभावित नहीं हुई और अंततः 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन संपूर्ण भारत देश में लागू कर दिया गया। अब देखिए, ब्रिटिश सरकार ने अंततः अपने मंसूबों को प्रकट करते हुए 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को संपूर्ण भारत देश में बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। ओके, यानी यहां से बंगाल पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। ओके, यहां पे देखते हैं कि बंगाल का विभाजन किस प्रकार होता है। तो ये जो बंगाल था इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूर्वी बंगाल, ठीक है दोस्तों, और दूसरा है पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या किया गया कि ढाका, असम, चटगांव, राजशाही मंडल, ठीक है दोस्तों, मालदा एवं तीपे शाह की पहाड़ियां नामक क्षेत्र, ठीक है। यानी ढाका, असम, चटगांव, राजशाही मंडल, मालदा एवं तीपे शाह की पहाड़िया क्षेत्र को मिलाकर के, ठीक है, पूर्वी बंगाल का गठन किया गया। ओके, और पश्चिम बंगाल जो है, आधुनिक जो पश्चिम बंगाल हमारा है वही पश्चिम बंगाल ये है। अब इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अभी के जो पश्चिम बंगाल में जितने सारे क्षेत्र हैं वो उस समय के पश्चिम बंगाल में भी एकत्रित किए गए थे, ठीक है। और यह जो विभाजन था यह मुख्य रूप से धर्म के आधार पे था, यह संप्रदाय के आधार पे था। वो कैसे, तो देखिए, पूर्वी बंगाल में उन्हीं सारे क्षेत्रों को शामिल किया गया, उन्हीं सारे प्रांतों को शामिल किया गया जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक थे, ठीक है। यानी इसमें मुसलमान बहुसंख्यक थे, ओके। यानी इनमें हिंदुओं की संख्या कम थी और मुसलमानों की संख्या अधिक थी। जबकि पश्चिम बंगाल में क्या था कि यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक थी जबकि मुसलमानों की संख्या कम थी, और इसमें कुछ ओरिया भाषी लोग भी आते थे, ठीक है दोस्तों। तो उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पे बंगाल की क्रांतिकारी गतिविधियों को कमजोर करना था, ठीक है, ताकि वे अपना शासन प्रशासन बिल्कुल ही निर्धारक कर सके, उसमें उनको कोई परेशानी ना हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाता है। अब देखिए इसके आगे की घटना क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे